फ्रेंड्स, हम लोग ओशनोग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं और देखिए ओशनोग्राफी में आज हम लोग जो ओशियन के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है यानी कि जो निक्षेपात्मक आकृतियां हैं इसकी बात करेंगे। तो पहले कुछ जनरल बातें करेंगे। देखिए क्या होता है कि जो सागरीय तरंगे हैं वो अपने साथ दूर दूर के इलाकों से जो अवसाद है, जो कंकड़ पत्थर वगैरह है जिसको अपरदित पदार्थ कहते हैं, तो ये इरोजनल जो इसके पास पदार्थ होते हैं इसको अपने साथ समुद्री तरंगे लाती हैं तट की ओर। और फिर क्या होता है, ये तट पे आकर के वहीं पर छूट जाते हैं यानी जमा हो जाते हैं। इसके साथ ही जो अधा प्रवाह है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अधा प्रवाह क्या होता है। जब सर्व तरंग तट से टकराती है उसके बाद ये नीचे देखिए, एक तरंग जो सागर की ओर जा रही है, दूसरी तरंग जो सागर से वापस जा रही है, जो एक तरंग जो तट की ओर जा रही है, दूसरी तरंग जो तट से वापस की ओर जा रही है। तो जो सागर तट की तरफ आ रही है वो ऊपर होती है और जो वापस जा रही है वो नीचे होती है। तो इसी को अधा प्रवाह कहते हैं। तो अधा प्रवाह तथा रिप करंट द्वारा भी पदार्थ तट से दूर सागर में निक्षेपित होता है। यानी कि जो अधा प्रवाह है इसकी वजह से भी जो पदार्थ हैं वो तट से थोड़ा दूर सागर में निक्षेपित हो जाते हैं। तूफानी तरंगों द्वारा बड़े बड़े अवसाद तट के पास जमा कर दिए जाते हैं। तो जो तूफानी तरंगे हैं वो बड़े बड़े अवसादों को ला करके तट के पास जमा कर देती हैं जहां पर सामान्य तरंग नहीं पहुंच पाएगी। वेलांचली धाराओं द्वारा तट के सहारे निक्षेप होता है। तो वेलांचली धारा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके द्वारा भी तट के सहारे निक्षेप हो जाता है। इस तरह अलग अलग रूपों से निक्षेप के कारण यानी कई सारे कारणों से समुद्र तट पर डिपोजिशन होता है और इसकी वजह से अलग अलग तरह की आकृतियां बनती हैं। अब पहले बात करेंगे पुलिन की। पुलिन को इंग्लिश में कहते हैं बीज। तो देखिए ये यहां पर लिखा है बीज यानी कि पुलिन, ये आपका पुलिन हो गया। तो देखिए सागरीय तट के सहारे मलबे के निक्षेप से बने स्थल के रूप को पुलिन कहा जाता है। तो जब सागरीय तट के किनारे पर मलबे का निक्षेप हो जाता है तो इससे आपका पुलिन बन जाता है। इसका निर्माण उच्च ज्वारतल और निम्न ज्वारतल के बीच वाले स्थानों में होता है। पुलिन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है यदि तटाभिमुख तरंगे निक्षेप में प्रयत्नशील रहती हैं। यानी कि देखिए जो तट की तरफ आ रही हैं तरंगे, तटाभिमुख मतलब जो तट की तरफ आ रही हैं तरंगे, अगर वो लगातार डिपोजिशन कर रही हैं तो अधा प्रवाह और सागरोन्मुखी रिप तरंगे उसे हटाने तथा अपरदित करने में लगी रहती हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा। ये आपका समुद्र का तट है, ये हो गई तटाभिमुख तरंगे यानी तट अभिमुख यानी जिनका मुख तट की ओर है। तो ये हो गई वो वाली तरंगे। ये क्या कर रही हैं, अपने साथ पदार्थों को ला रही हैं और कहाँ निक्षेपित कर रही हैं, यहाँ सागर तट पर निक्षेपित कर रही हैं। लेकिन इसके साथ ही देखिए ये तरंग यहाँ पे आई, सर्फ मंडल में टूटी और जो आपकी प्रतोड़न रेखा है वहां पर टूटी और सर्फ मंडल में सर्फ के रूप में आगे बढ़ी टकराई तट से वापस जा रही है। वापस जा रही है तो क्या कहेंगे, अधा प्रवाह। ये अधा प्रवाह क्या करेगा, अपने साथ ये जो निक्षेप आए हैं इसको वापस ले जाने की कोशिश करेगा। जब लहर आई तो अपने साथ कुछ पदार्थ लाई, अब जब जा रही है तो अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी। तो यदि तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म सकरा और अधिक ढलुआ होता है तो अधा प्रवाह निक्षेपित पदार्थों को आसानी से बहाकर सागर के गहरे भाग में ले जाता है। तो मान लीजिए जो आपका ये तट का किनारा है वो ज्यादा ढालदार है, तो क्या होगा, जो वापस जाने वाली तरंग है इस ढाल पर आसानी से निक्षेप को वापस अपने साथ सरका के ले जाएगी और सागर के गहरे भागों में जमा करेगी। अच्छा देखिए इससे धीरे धीरे पुलिन का विस्तार होता है, यानी कि जो बीच है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और तट सागर की ओर बढ़ता जाता है। देखिए क्या हो रहा है, मान लीजिए ऐसे मान लेते हैं ये एक सीमा है, इधर पानी है और इधर समुद्र का तट है। अब क्या हुआ, यहां पर भी डिपोजिशन हो गया, यहां पर भी पदार्थ जमा होने लगे। तो यानी कि जहां पर पानी था वहां पर क्या हो गया, अवसाद आ गए, डिपोजिशन हो गया। इसकी वजह से जो तट की सीमा है वो आगे बढ़ गई, यानी यहां तक अब जमीन हो गई और पानी यहां तक रह गया। तो यानी तट जो है सागर की ओर बढ़ता जाता है। पुलिन एक अस्थायी तथा अल्पकालिक निक्षेप जनित रूप है, यानी ये परमानेंट नहीं है, ये बनता बिगड़ता रहता है पुलिन। एक पूर्ण विकसित आदर्श पुलिन में दो संगठक होते हैं, ऊपरी पुलिन होगा और निचला पुलिन होगा। इसके अतिरिक्त स्टार्म पुलिन, पुलिन कटक या बर्म और इस तरह के कई तत्व इसके होते हैं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अवसादों के आधार पर पुलिन को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, रेत पुलिन, शिंगिल पुलिन और बोल्डर पुलिन। इस तरह से हम लोग तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक कस्प पुलिन का कॉन्सेप्ट है, देखिए
अधिकांश पुलिन के सागरवर्ती भाग में, यानी कि देखिए सागरवर्ती मतलब हिंदी कठिन होती है बट मैं आपको समझा दूंगा। सागर वाले तरफ, सागर की तरफ भाग में, सागरवर्ती मतलब जो सागर की तरफ वाला भाग है, यानी बीच का वो भाग जो सागर के पास है, सागर के जल के पास। इसमें क्या आपको मिलेगा, रेत, गोलाश्म और बजरी का तरंगों द्वारा इस तरह निक्षेप हो जाता है जो कि सागर की ओर निकले रहते हैं। तो बीच में जो सागर की तरफ वाले भाग हैं वहां पे आपको क्या क्या मिलेगा, गोलाश्म मिलेंगे, बजरी मिलेगी, रेत मिलेगी। इस तरह निकले हुए कटकों के बीच की दूरी प्रायः समान होती है। इन निकले हुए कटकों को कस्प कहते हैं। तो ये जो आपको बाहर की तरफ निकले हुए कटक जैसे दिखाई देंगे, जो कटक किससे बने होंगे, रेत, गुलाश्म, बजरी से, इसको कस्प कहेंगे। कस्प युक्त पुलिन को कस्प पुलिन कहा जाता है। तो ये आपका बेसिकली पुलिन हो गया, इसके कुछ टाइप हो गए। अब हम लोग अगली आकृति पे चलते हैं जो आपकी है रोध या रोधिका। देखिए रोधिका क्या है, तरंगों तथा धाराओं द्वारा निर्मित कटक या बांध को रोधिका कहा जाता है। तो अगर सागरीय तरंगों या सागरीय धाराओं द्वारा एक रिज का निर्माण हो जाता है, एक तरह का बांध बन जाता है, बांध जो पानी को रोकता है उस तरह का एक बांध बन जाता है, तो इसको हम लोग रोधिका कहते हैं। और इनका रूप कई तरह का होता है, इस वजह से इनका नामकरण भी अलग अलग होता है। ये बांध जल से ऊपर या नीचे दोनों रूपों में हो सकते हैं, यानी कि ये जो बांध है ये जल के ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं। अच्छा, इन बांधों का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ पे होता है, जो तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म है, यानी कि घर्षित मतलब घर्षण, फ्रिक्शन। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, उन्होंने फ्रिक्शन पैदा किया है, वह ऐसे प्लेटफॉर्म पे इनका निर्माण होता है। और इनका निर्माण तट से दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। और देखिए तट से संलग्न लंबवत रूप में या तट के समानांतर निक्षेपण द्वारा बांधों का निर्माण विभिन्न रूपों में और विभिन्न स्थानों में होता है। तो ये तट से संलग्न होते हैं, या आप कह लीजिए कि जो तट से संलग्न का मतलब होता है तट से लगे हुए। तो जो तट से लगे हुए स्थान है वहां पर लंबवत रूप में या तट के समानांतर निक्षेपण हो सकता है। या देखिए एक हो गया तट पर लंबवत रूप में निक्षेपण, एक है तट के समानांतर निक्षेपण होता चला जाए। तो इन दोनों तरीकों से ही इन बांधों का निर्माण विभिन्न रूपों में विभिन्न स्थानों पर होता है। तो पहली बात, कहां पर निर्माण होता है, जो तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म है, ऐसा एरिया, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर वेव्स ने फ्रिक्शन पैदा किया है, वहां पर इनका निर्माण होता है। ये तट से दूर हो सकती हैं रोधिकाएं या पास में भी हो सकती हैं। और जो तट से संलग्न स्थान है वहां पर लंबवत रूप से या समानांतर रूप से जब डिपोजिशन होता है, उसकी वजह से इन बांधों का निर्माण होता है। रोध तथा रोधिका में सामान्य अंतर यह है कि रोधिका या तो जल के नीचे रहती है या उच्च ज्वार के समय डूब जाती है। तो जो रोधिका होगी या तो वो हर समय परमानेंटली जल के अंदर रहेगी या जब ज्वार आएगा तब डूब जाएगी। लेकिन जो रोध है वो ऊंचा होता है। देखिए रोध और रोधिका दो शब्द हैं। तो रोध क्या है, रोध काफी ऊंचा होता है जिसकी वजह से हमेशा ये जल के ऊपर रहता है। लेकिन जो रोधिका है वो अगर ज्वार, उच्च ज्वार आएगा जिस समय समुद्र में, उस समय रोधिका डूब जाएगी और हो सकता है हर समय ही डूबी रहती हो। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है अपतट रोधिका। देखिए ये आपको यहाँ पर रोधिका दिखाई गई है, बार यानी रोधिका। अपतट रोधिका ये आपको दिखाई गई है यहाँ पर, अपतट रोधिका ये। तो देखिए जब रोधिकाओं का निर्माण तट से दूर इस तरह होता है कि वे तट के प्रायः समानांतर होती हैं लेकिन तट से संलग्न नहीं होती हैं। तो देखिए क्या है, जो रोधिका है अपतट, सॉरी जो हाँ आपकी जो अपतट रोधिका है, जब वो या फिर कह लीजिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये आपके समुद्र तट के समानांतर तो होगी लेकिन कहीं पर भी तट से जुड़ी हुई नहीं होगी। यानी कि तट से इसके भी, तट और इसके बीच में कुछ दूरी होगी, तट से जुड़ी नहीं होगी लेकिन तट के ये समानांतर होगी। इसको हम लोग कहेंगे अपतट रोधिका। अब देखिए पहले हम लोग स्पिट को समझेंगे फिर हम लोग लूप को समझेंगे। तो स्पिट क्या होता है, जब सागरीय मलबे का निक्षेप इस तरह होता है कि यह रोधिका के रूप में जल की ओर निकला होता है तो इसे स्पिट या भुजिह्वा कहते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर आपको स्पिट दिखाया गया है। तो सागरीय मलबे का निक्षेप यहाँ पर कैसे हुआ है कि ये एक रोधिका के रूप में जल की ओर निकला हुआ है। इसको आप क्या कहेंगे, सागरीय मलबे को जो जल की ओर निकला हुआ है स्पिट कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर लोकेशन दी गई है कि स्पिट आपका कहाँ कहाँ पर पाया जाता है इंडिया में। तो इसको आप याद कर सकते हैं, जिन लोकेशंस को भी आपको याद करना हो। फिर आता है लूप या छल्ला।
जब विरोधी धाराएं वेलांचली धाराओं से अधिक प्रबल होती हैं तो कभी कभी स्पीड क्या होता है, मुड़ जाता है और तट से जाकर के मिल जाता है। इसको हम लोग कहते हैं, इस तरह एक पूर्ण छल्ले का निर्माण हो जाता है जिसके अंदर सागर का जल बंद हो जाता है। इस तरह की आकृति को लूप या छल्ला कहते हैं। तो देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर, जो आपका स्पीड था, ये देखिए ये यहाँ पर स्पीड था, ये इतना ज्यादा मुड़ गया। देखिए दो विरोधी धाराएं एक दूसरे की दिशा में थी, विरोधी धारा और वेलांचली धारा। आगे इसको और डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए विरोधी धारा और वेलांचली धारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में थी। इसकी वजह से जो स्पीड था, स्पीड कहां पर दिखाया, यहां पर दिखाया। ये स्पीड क्या हुआ, यहां पर देखिए ये इस तरह से मुड़ गया। ये देखिए आपको पूरा गोल दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का छल्ला बन गया, और जिसको लूप कह सकते हैं, छल्ला कह सकते हैं। और इसके अंदर समुद्र का पानी जमा रहता है, एक जगह पे इकट्ठा रहता है। तो यही आपका लूप या छल्ला हो गया। जब किसी द्वीप के चारों तरफ स्पीड का विकास होता है तो उसे लूप रोधिका या छल्लेदार रोधिका कहते हैं। अगर किसी द्वीप के चारों तरफ इस तरह की आप कह लीजिए स्पीड जो है इस तरह का छल्ला बन जाता है तो इसको हम लोग लूप रोधिका कहते हैं। यानी जब किसी द्वीप के चारों तरफ ये आपको इस तरह से दिखाई दे तो ये आपका लूप रोधिका में बदल जाता है। अब देखिए हम लोग हुक की बात करेंगे। तो तूफानी तरंगे स्पीड के आकार में परिवर्तन लाती रहती हैं। अभी हम लोगों ने जो पीछे स्पीड की बात की, तो स्पीड के ऊपर जो तूफानी तरंगे हैं, यानी कि जो आपकी कह लीजिए स्टॉर्म वेव्स हैं, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है स्पीड के ऊपर। एक और स्पीड के निर्माण में भाग लेने वाली तरंगे उसके सिरे या अग्रभाग पर पदार्थों को जमा कर उसे सागर की ओर बढ़ाने का प्रयास करती हैं। यानी कि वो लहरें, वो तरंगे जिन्होंने स्पीड का निर्माण किया है, वो क्या करती हैं, स्पीड के अग्रभाग पे लगातार डिपोजिशन करती जाती हैं। इनकी कोशिश क्या होती है, देखिए यहां पर देखते हैं, इनकी कोशिश क्या होती है लहरों की, कि ये जो स्पीड है इसको लगातार बढ़ाया जाए जब तक ये सागर तट से जाकर के ना मिल जाए। ये हो गई आपकी स्पीड का निर्माण करने वाली वेव्स की कोशिश। दूसरी तरफ जो अन्य धाराएं हैं जैसे कि आपकी तूफानी तरंगे वगैरह हैं, वो क्या करती हैं, स्पीड को अपने बल के द्वारा मोड़कर उनकी दिशा में परिवर्तन लाने का प्रयास करती हैं। अब देखिए जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है, जिस डायरेक्शन में तरंग है, उसी डायरेक्शन में स्पीड को भी ये मोड़ेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि एक झंडा आपके घर पे लगा है, आज हवा मान लीजिए इस दिशा में बह रही है तो झंडा किधर को जाएगा, इस दिशा में जाएगा। अब कल इधर को बहने लगेगी तो झंडा इस दिशा में जाएगा। वैसे ही स्पीड के साथ भी है, जिस दिशा में ये तरंगे जाएंगी समुद्र की, उसी दिशा में स्पीड को भी ये अपने साथ ले जाने की कोशिश करेंगी। तो जब ये मोड़ देने वाली, देखिए एक तो वो तरंगे हो गई जो स्पीड का निर्माण कर रही हैं, दूसरी ये तरंगे हो गई जो स्पीड को मोड़ने की कोशिश कर रही हैं। जब ये तरंगे ज्यादा प्रबल हो जाती हैं तो स्पीड का अग्रभाग तट की ओर मुड़ जाता है। यानी कि स्पीड क्या होगा, जो आपका समुद्र का तट है उसकी तरफ मुड़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका देखिए समुद्री तट की तरफ यह स्पीड धीरे धीरे मुड़ने लगा है, तो इससे क्या होगा, एक हुक जैसा बन जाएगा। इसी को हम लोग हुक कहते हैं। धीरे धीरे यह मोड़ बढ़ता जाता है तथा कुछ समय बाद अंकुश के आकार का हो जाता है। इस तरह तट की ओर मुड़ी हुई स्पीड को हुक कहते हैं और यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। जब बार बार चलती रहती है तो इस तरह से आपको कंपाउंड हुक दिखाई देता है। ये आपको हुक एक यहां पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए फाइनली हम लोग बात करेंगे संयोजक रोधिका की। तो कभी कभी रोधिका विस्तृत होकर दो द्वीपों या मुख्य स्थल से द्वीप को जोड़ देती है, तो इसको कहते हैं संयोजक रोधिका। देखिए क्या है कि जब एक रोधिका दो द्वीपों, यानी एक रोधिका बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई, रोधिका के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, जब ये रोधिका बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो जाए कि दो द्वीपों को आपस में जोड़ दे, या दो मुख्य या फिर कह लीजिए किसी मुख्य स्थल से एक द्वीप को जोड़ दे, कुल मिलाकर के दो लैंड्स को जब ये जोड़ दे तो इसको कहते हैं संयोजक रोधिका। इसे संयोजी भित्ति या टोम्बोलो भी कहते हैं। इसी को हम लोग टोम्बोलो भी कहते हैं। ये देखिए यहां पर दिखाया गया है टोम्बोलो। तो इस टोम्बोलो ने क्या किया है, इस आइलैंड को इस वाली जमीन से जोड़ दिया है। इसकी वजह से इसको हम लोग टोम्बोलो कहते हैं। यानी एक रोधिका है, इस रोधिका ने क्या किया, इस आइलैंड को इस वाली जमीन से जोड़ दिया। इसे कहा गया संयोजक रोधिका, और या फिर इसको कह सकते हैं संयोजक रोधिका को ही टोम्बोलो। वास्तव में टोम्बोलो तट तथा द्वीप के मध्य या दो स्थल खंडों के मध्य पुल का कार्य करता है। देखिए इधर एक स्थल था, इधर तो आपका समुद्र का तट था, और ये बीच में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये आपका टोम्बोलो है। यहां पर ये पूरा टोम्बोलो फैला है।
फिर खाड़ी रोधिका आती है, जब रोधिका का विस्तार खाड़ी के सहारे इस प्रकार हो जाए कि खाड़ी के दोनों सिरे मिल जाएं, तो ये आपकी खाड़ी रोधिका हो जाएगी। और उनके पीछे व तट के मध्य उथला लैगून स्थित होता है, तो ये खाड़ी रोधिका हो गई। फिर उभयाग्र रोधिका है। देखिए जो मेन थे वो हम लोगों ने सारी आकृतियां समझ ली हैं। अभी हम लोग समुद्र में जो डिपोजिशन होता है, जैसे पहले जो एक डिपोजिशन वगैरह है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे।